नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोर्ट के फैसले पर एक बड़ा खुलासा किया है। जो उनके ऊपर लिए गए फैसले को लेकर के जस्टिस आफताब आलम का जो पर्दाफाश हुआ है आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जस्टिस आफताब आलम ही वो थे जज जिन्होंने अमित शाह को, जो ये कहा जाता है कि अमित शाह को 2 साल तक तड़ीपार किया गया था, यानी वो गुजरात नहीं आ सकते थे, लेकिन उसकी असली सच्चाई अब पता चली है जब अमित शाह ने इसका खुलासा किया है। और पूरे फैक्ट के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां सोनिया गांधी ने कैसे पेंदु अपने जो है जाल को बिछाया था और कैसे एक एक करके, चाहे वो तीस्ता सी तलवार हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज हो, या फिर तीस्ता सी तलवार के पति जावेद आनंद, किस तरह से पूरा का पूरा खेल और षड्यंत्र रचा गया, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर एक चीज दिखाएगी जहां तीस्ता सी तलवार का भी यहां पर पर्दाफाश हो रहा है और सोनिया गांधी ने किस प्रकार से अमित शाह, नरेंद्र मोदी को पूर्ण रूप से फंसाने का काम किया। तो इसमें कुल 4 से 5 कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर आता है अमित शाह, दूसरा कैरेक्टर सोनिया गांधी, तीसरा कैरेक्टर जस्टिस आफताब आलम जो जज थे, चौथा कैरेक्टर तीस्ता सी तलवार और 5वां कैरेक्टर है तीस्ता सी तलवार का पति जावेद आनंद। ये 5 नाम, और ये 5 नाम ने सीधे तौर पर हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों को क्या गुमराह किसी प्रकार से इन 5 के बीच में चलता रहा है, और जिसमें बहुत बुरी तरह से एक तरह से नेक्सस बनाया गया और देश की जनता को सत्ता के खातिर, देश की जनता को किस प्रकार से, हिंदुस्तान के हिंदुओं को किस प्रकार से मूर्ख बनाया गया, आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। ये देश जस्टिस एमबी सोनी का भी कर्जदार है, जिन्होंने जमानत दी थी अमित मोदी को। यहां पर एक सोशल मीडिया का मैसेज पहले वायरल हो रहा है, मैं आपको वो दिखा देता हूं। ये देश जस्टिस एमबी सोनी का कर्जदार है, अन्यथा मोदी शाह की जोड़ी का आज पता नहीं क्या हश्र होता। गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एमबी सोनी ने ही इसका खुलासा तब किया जब उन्होंने पाया कि गुजरात दंगों से संबंधित कोई भी याचिका जो तीस्ता सी तलवार सुप्रीम कोर्ट में दायर करती है, वो सिर्फ जस्टिस आफताब आलम के बेंच में ही क्यों जाती है, जबकि रोस्टर के अनुसार वो किसी और के बेंच में जानी चाहिए। फिर उन्होंने और तहकीकात की तो पता चला कि रजिस्ट्रार को ऊपर से आदेश था कि तीस्ता का केस जस्टिस आफताब आलम के बेंच में ही भेजा जाए और इसके लिए रोस्टर को बदल दिया जाए। फिर उन्होंने और तहकीकात की तो पता चला जस्टिस आफताब आलम की सगी बेटी अरुणा आलम तीस्ता के एनजीओ सबरंग में पार्टनर है और उस समय के कैबिनेट मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की पत्नी भी उसी एनजीओ में है। यह सब जानकार जो है, उन्होंने उसके खिलाफ चीफ जस्टिस को पत्र भेजा और जस्टिस आफताब आलम कांग्रेस नेता और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बेटी जस्टिस अभिलाषा कुमारी के 10 फैसलों की बाकायदा 8000 पन्नों की विस्तृत विवेचना करके भेजा और कहा कि इन लोगों की ने खुलेआम न्याय व्यवस्था का कहीं न कहीं धज्जा उड़ाई है। इसके बाद ही इस गैंग को गुजरात में हर एक मामले में अलग किया गया। अगर जस्टिस एमबी सोनी नहीं होते तो कांग्रेस सरकार नरेंद्र मोदी को दंगों के मामले में फंसाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। कभी आपने इनके इंडी गठबंधन नेताओं को एक दूसरे को चोर बोलते हुए सुना है? जबकि इनमें से कुछ को सजा भी हो चुकी है, कुछ तो जेल में जा चुके हैं, कोई बेल पर है और कुछ कोर्ट पर मुकदमे पर चल रहे हैं। मगर ये लोग एक दूसरे को चोर कभी नहीं बोलते। परंतु मोदी पर कोई भी आधिकारिक आरोप नहीं है, कोई एफआईआर तक नहीं है, कोई मुकदमा भी नहीं चल रहा है और किसी कोर्ट में किसी की कोई जांच का आदेश भी नहीं दिया है, उसे ये चोर बोलते हैं। ये सोशल मीडिया का मैसेज था जो खत्म होता है।
अब लिए चलते हैं आपको असली कहानी की तरफ। मैंने आपको 5 कैरेक्टर दिखाए थे, उस पांचों कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। अमित शाह ने आज क्या कुछ कहा है। अमित शाह ने एएनआई को इंटरव्यू देते हुए अपने जो अरेस्ट के बारे में, उनकी जमानत के बारे में कहा, जो लोग अफवाह फैलाते हैं कि आफताब आलम अमित शाह के घर आकर के साइन लेकर गए थे, तो उसकी सच्चाई यह है कि आफताब आलम जो जस्टिस थे, उन्होंने अमित शाह को कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक बताया था और यह सुनवाई रविवार को की गई थी। अमित शाह ने कहा जहां ऐसे मामलों में 1 हफ्तों के भीतर जमानत मिल जाती है, वहां उनके केस को किस प्रकार से पूरे उसको लेकर के चार्जशीट दाखिल करें 2 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। अमित शाह ने कहा कि साफ तौर पर इसमें इशारों में एक चीज कहा। उनके वकील ने क्या कहा था, अमित शाह के वकील ने कहा कि जस्टिस आफताब आलम ने कहा, चूंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री रहते हुए वो जमानत पर अगर बाहर आएंगे तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए अमित शाह के वकील ने कहा कि अगर आपको लगता है कि ये सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गृह मंत्री हैं, गुजरात के रहे हैं, ऐसे में मेरे मुवक्किल यानी अमित शाह जब तक इनकी चार्जशीट दाखिल सब कुछ नहीं हो जाता तब तक ये गुजरात में नहीं आएंगे, ये एश्योरेंस दिया। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अमित शाह को 2 साल के लिए तड़ी पार कर दिया गया था। ये जितने लेफ्टिंग विंग वाले हैं वो इसको लेकर के, लेकिन यहां पर वकील ने खुद कहा था कि अगर आपको लगता है कि अमित शाह इस फैसले को, इस केस को प्रभावित कर सकते हैं, तो अमित शाह 2 साल तक गुजरात नहीं आएंगे। और जो तड़ी पार बोलने वाले, उनको करारा जवाब यहां पर मिल गया कि आखिरकार तड़ी पार बोलने वाले अपने कम से कम अपने शब्दों को, अपने चीजों को देख करके रखो कि आखिरकार तड़ी पार कौन है और जमानत पर कौन घूम रहा है इस वक्त। तुम्हारे अब्बू जान लोग, आप समझते हैं किसकी बात कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अपनी राय पर। बढ़ते हैं पूरी कहानी की तरफ, क्योंकि इस कहानी के 2 पात्रों के बारे में मैंने बता दिया आपको। जैसा कि आप सोनिया गांधी के बारे में जानते हैं और जस्टिस आफताब आलम के बारे में मैंने बता दिया कि वो वही जज थे जो फैसला सुना रहे थे और उनकी फाइल बार बार कहां जा रही थी। जो मोदी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फाइल आती थी वो बार बार आफताब आलम के पास ही जाते थे। और इसमें जो वकील साहिबा थी वो कौन थी, तीस्ता सितलवाड़ और उनका पति जावेद आनंद। अब इन दोनों के बारे में जरा सुन लीजिए, आपके होश उड़ जाएंगे। और ये फैक्ट प्रूफ है जो मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं और ये कहीं से भी कोई झूठ साबित नहीं कर सकता। आगे के एक लाइनें को, तथ्यात्मक चीजों को मैं दिखाने जा रहा हूं। सबरंग कम्युनिकेशन, जिसकी मालकिन कौन है, जिसकी मालकिन तीस्ता सितलवाड़ और उसका पति जावेद आनंद है। अब तीस्ता सितलवाड़ का पति जावेद आनंद है तो तीस्ता सितलवाड़ किस धर्म से है, मुस्लिम। सबरंग कम्युनिकेशन 1993 में स्थापित किया गया। इसे एक संगठन के रूप में स्थापित किया गया, यानी कि एनजीओ के रूप में, जो मासिक कम्युनिकेशन जो है कम्युनिज्म नाम कर कॉम्बेट पत्रिका प्रकाशित करता था और मुंबई भारत के स्कूलों में एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा कार्यक्रम खोज का संचालन करता था। कम्युनिज्म कॉम्बेट का संपादक जो था वो जावेद आनंद और तीस्ता सितलवाड़ द्वारा किया जाता था। खोज कार्यक्रम बच्चों की पहचान के लेवल से आगे बढ़ने की मदद करने की कोशिश करते थे। ये इस बात के बारे में ये पूरा का पूरा स्टैब्लिश किया गया था। पूरा कहानी सुनिए कि आखिरकार इसका उद्देश्य, आपने तो पेपर पढ़े देखा, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था वो आपके होश में आएगा। जावेद आनंद ने मुख्य धारा की प्रेस में बॉम्बे स्थित पत्रकार के रूप में अपनी नौकरी छोड़ दी और धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिक हिंसा से लड़ने के लिए 1993 में कम्युनिज्म कॉम्बेट की स्थापना की। सोचिएगा 1993 में, क्योंकि आपको बताऊं कि 1992 में राम मंदिर को विवादित बाबरी मस्जिद था, उसको विध्वंस किया गया क्योंकि बाबर ने भगवान राम के भव्य मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना दिया था। और इन दोनों ने मिलकर के, जो लोग कहते हैं मोदी के दुश्मन है ये, जो अमित शाह, जो ये मोदी और अमित शाह के दुश्मन है ये सभी,
सोनिया गांधी और ये सब लोग कतई नहीं। ये अमित शाह और मोदी के दुश्मन नहीं है, ये हिंदुओं के दुश्मन है, क्योंकि अमित शाह और मोदी का नाम 1992-93 में तो कहीं जिक्र ही नहीं था। ये हिंदुओं के दुश्मन है और इन्होंने 1993 में ये पत्रिका जो है वो प्रकाशित की। उनका ये फैसला दिसंबर 1992 में हिंदू जो के द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद ये किया गया था। कम्युनल कॉम्बैट पहली बार अगस्त 1993 में सामने आया। सबरंग के संस्थापक जावेद आनंद और तीस्ता सिंह तलवार एनजीओ को सिटीजन फॉर पीस एंड जस्टिस के संस्थापक हैं, जो अदालतों के माध्यम से सांप्रदायिकता से लड़ने का दावा करता है। सबरंग का कहना है कि उसका उद्देश्य भारत उपमहाद्वीप और विदेश में सांप्रदायिक राजनीतिक की साजिश के बारे में जानकारी प्रदान करना, उसका विश्लेषण करना और उन्हें उजागर करना और उनसे लड़ने के में लगे धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों, समूहों और संगठनों के प्रयासों का प्रचार करना। सबरंग का उद्देश्य भारतीय इतिहास पर नई पुस्तकें तैयार करना भी था, जो वास्तविकता से कहीं न कहीं बहुत ज्यादा दूर था, और इसका उद्देश्य का एक हिस्सा पारंपरिक रूढ़ियों को नष्ट करना था, ऐसा बात की गई। 1996 शुरू होता है और एक और परियोजना का नाम दिया जाता है, इसका नाम रखा जाता अमन, जिसका अर्थ होता है, अमन का मतलब होता है कि जैतून की शाखा। इसने 1947 में विभाजन के बाद से जो दोनों देशों के बीच मौजूद शत्रुता को दूर करने के तरीके के रूप में भारतीय और पाकिस्तानी बच्चों के बीच पत्राचार को प्रोत्साहित करने का काम किया। अब सोचिए, ये लोग जो भारत पाकिस्तान जो हमारे पीठ पर छुरा घोंपता था, ये भारत और पाकिस्तान के बीच पत्राचार करवा रहे थे। खुलासा तो तब ज्यादा हुआ जब ये सब पीछे से चल रहा था। 2006 में फोर्ड फाउंडेशन आप जानते हो, देश दुनिया भर में सरकारें गिराने का उसका रिकॉर्ड है। 2006 में फोर्ड फाउंडेशन ने सबरंग कम्युनिकेशंस को सक्रिय अनुसंधान, वेब आधारित सूचना प्रसार, नागरिक समाज नेटवर्क और मीडिया रणनीति विकास के माध्यम से भारत में सांप्रदायिकता और जाति आधारित भेदभाव को संबोधित करने के लिए लगभग $2 लाख का अनुदान दिया, यानी डोनेशन $2 लाख का किया था। यानी कि किस लिए किया था? भारत में अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए और भारत के टुकड़े करने के लिए। यह था पूरा का पूरा फोर्ड फाउंडेशन का ये पूरा खेल जो मैंने आपको बताया। फोर्ड फाउंडेशन कौन है? जॉर्ज सोरोस, जिसका मालिक। अब आप समझ सकते हैं फोर्ड फाउंडेशन से पैसे कौन ले रहा है। यहां पर फोर्ड फाउंडेशन से पैसे लेने वाली तीस्ता सिंह तलवार। अब विवाद कुछ और आगे बढ़ता है। 28 जून 2013 को द पायोनियर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में अज्ञात सूत्रों के हवाले में कहा गया कि दंगा पीड़ितों की मदद के लिए सबरंग ट्रस्ट को दान दी गई बड़ी रकम जावेद आनंद और तीस्ता सिंह तलवार के बैंक खाते और सबरंग कम्युनिकेशन में भेज दी गई थी। अब इसमें प्रकाशकों का बात करें तो 1998 में सबरंग में डेमिंग वर्डिक्ट प्रकाशित किया, इसमें दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में मुंबई में हुए दंगों और 12 मार्च 1993 के बम विस्फोटों पर श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट और गुजरात में चल रही सांप्रदायिक हिंसा के बाद 2000 में सबरंग ने सैफरन ऑन द रैम्पेज प्रकाशित किया। गुजरात के मुसलमान लश्कर के कामों की कीमत चुकाते हैं, ये चीजें लिखी गई। 2002 में सबरंग और साउथ एशियन सिटीजन्स वेब ने द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट IDRF एंड द अमेरिकन फंडिंग ऑफ हिंदुत्व प्रकाशित किया, जिसमें जांच की गई कि यूएसए में इंडिया डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड द्वारा जुटाई गई धनराशि भारत में कैसे वितरित की गई। ये कहानी के रूप में पूरी तरह से एक फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और यहां तक कहा गया कि भारतीय में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाना था। इस तरह की रिपोर्ट ये सबरंग ने छापी। 2002 के सबरंग की रिपोर्ट जो थे वो साफ तौर पर दर्शाता था कि संघ परिवार और संघ परिवार के खिलाफ किस प्रकार से आरएसएस के खिलाफ ये सबसे बड़ा यूएस स्टेट और जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा ये बहुत बड़ा खेल चल रहा था। तो ये आप लोग जो समझते हैं कि ये लोग
मोदी के दुश्मन है, अमित शाह के दुश्मन है, तो आपको भ्रम है। आप अगर मोदी को अपना दुश्मन मानते, एक हिंदू होते हुए आपको भ्रम है, और अपना भ्रम दूर कर लीजिए, क्योंकि मोदी और अमित शाह की एंट्री तो 2000 के आसपास में होती है। ये तीसरा तलवार, जावेद आनंद, आफ्ताब आलम, सोनिया गांधी, ये सब 2000 के नहीं है, ये सब पहले से। 1991 में सोनिया गांधी आती है, पति की हत्या के बाद, उसके बाद इसका गठन होता है। और तीसरा तलवार जो 500 करोड़ के बंगले में रहती है, तीसरा तलवार का दादा फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था। अब आप समझ सकते हैं, तीसरा तलवार कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कांग्रेस से सीधा संबंध होता है। अटॉर्नी जनरल किसको बनाया जाता है? नेहरू के समय पर सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल तीसरा तलवार के दादाजी थे। अब समझ सकते हैं कि कैसे कनेक्शन है कांग्रेस के उसके। और आज तक कांग्रेस ने जो देश को दिया, आपको पता है, विभाजन विभाजन विभाजन। हिंदुओं को बर्बाद करो, मुसलमानों को आबाद करो, वक्फ बोर्ड बनाओ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाओ, हिंदू हिंसा नियंत्रण कानून लाओ हिंदुओं के खिलाफ, सब कुछ हिंदुओं के खिलाफ। और जब बाटला हाउस में आतंकी पिल्ले मारे जाए खास समुदाय को, तो सोनिया गांधी आंसू बहा बहाकर रोते रहे और कहें देखिए बच्चे मारे जा रहे हैं। अब तो अपनी आंखों की पट्टियां खोल लीजिए। वीडियो को लाइक से जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिए। हम देश हित में काम कर रहे हैं। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि जरूर भेजिएगा, हमारे हाथों को सशक्त करिए। आगे प्रोडक्ट के ऐड है, उस प्रोडक्ट के ऐड पर जाइए और आप इसको बाय कर सकते हैं। लोरियल शैम्पू है और उसके प्रोडक्ट ऐड देखिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करिए। अगर आपको पसंद आए, एक बार क्लिक तो जरूर करिएगा, पसंद आए तो जरूर करिए। बने रहे ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।